चलिए हम लोग 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मून की डिस्टेंस हम लोग कॉनकेव मिरर से काफ़ी लार्ज गिवन है। लार्ज गिवन है इसका मतलब अपने इन्फिनिटी डिस्टेंस जैसा केस मान सकते हैं। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो अप्रॉक्सीमेटली फोकस पे बनेगी। देखिए अब इसमें फोकल लेंथ हमें दी हुई है एफ इक्वल टू दिया हुआ है 7.6 मीटर मतलब 760 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज u इक्वल टू माइनस 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर में देख लेंगे, मीटर में रखना है तो मीटर में रख लेंगे। और फाइनल इमेज आपकी वो भी यही बनेगी। इसको माइनस साइन के साथ ले लेंगे फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के, और फोकल लेंथ पे ही इमेज बनेगी तो माइनस एफ यानी माइनस का 7.6 मीटर। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स वाला होता है माइनस बी अपान यू इक्वल टू आई अपान ओ। तो माइनस बी माइनस साइन तो एक फार्मूले का ही आएगा और ये माइनस 7.6 अपान यू आपका आ जाएगा माइनस 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। आई मतलब डायमीटर ऑफ द इमेज, ओ मतलब डायमीटर ऑफ द मून। डायमीटर ऑफ द मून है 3450 किलोमीटर, 3450 किलोमीटर। तो यहाँ से अपने सॉल्व करके डायमीटर ऑफ द मून निकाल लेंगे। आ जाएगा माइनस 7.6 इंटू 3450 3.8 इंटू इतना आपका। हमने ये यूनिट मीटर में ली, ये यूनिट मीटर में ली, ये किलोमीटर में है, तो फाइनली डायमीटर हमारा किलोमीटर में ही आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन की और बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। लार्ज डिस्टेंस का केस था। जब लार्ज डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है इमेज कहाँ बनेगी, फोकस। तो b इक्वल टू हमारे लिए f हो गया। विद साइन लेना पड़ेगा तो माइनस f ले लेंगे। चलिए अब बात आती है, इसमें और एक क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 वाला क्वेश्चन है, ए कन्वर्जिंग मिरर M1, a point source S and a diverging mirror M2 are arranged as shown in figure 18E4, full stop. The source is placed at a distance of 30 centimeter from M1, full stop. The focal length of each of the mirrors is 20 centimeter, full stop. Consider the only images formed by a maximum of 2 reflections, full stop. It is found that one image is formed on the source itself. Part A, find the distance between two mirrors. Part B, location of the images formed by single reflection from the M2. Okay. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अपने। हमें
बीच में बिटवीन कहीं एस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सोर्स रखा हुआ है लाइट का, ये मिरर हमारा M1 है और दूसरा वाला मिरर M2 है। तो इसके लिए हमें ये दिया हुआ है सोर्स 30 सेंटीमीटर, ये P1 मानते हैं पोल, ये P2 मानते हैं। अब आगे बात करते हैं पार्ट ए में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स एंड इट इज गिवन दैट one image is formed on the source itself and we have to consider only two reflection. अब इसमें हम अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर से लेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट रे पड़ेगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएगी। मैक्सिमम चांस है कि M1 वाले मिरर पे लाइट रे ना पड़े, तो इसका मतलब पहला रिफ्लेक्शन इससे नहीं ले सकते। हाँ, इससे हम लेंगे फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो उसकी लाइट रे गारंटी के साथ इस पे पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है, इसलिए अगर हमने पहली इमेज इससे कंसीडर की तो ये डाइवर्ज कराते हुए रेज को भेजेगा, तो मैक्सिमम चांस यही है कि M1 के ऊपर रे ना पड़े। तो चलिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करते हैं M1 से। It is found that one image is formed on the source itself. पार्ट ए की चलिए बात करते हैं। और हमें फोकल लेंथ, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स है, तो M1 के लिए हम पहले लेके चलते हैं। फोकल लेंथ हमें क्या दिया हुआ है? 20, दोनों के लिए दिया हुआ है 20, तो दोनों के लिए 20 दिया है, तो इसको नेगेटिव लेंगे और इसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव। और सोर्स की डिस्टेंस रियल सोर्स है तो हमेशा ही नेगेटिव ली जाती है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे 1/B1 माइनस 1/B1 प्लस 1/U1 इक्वल टू 1/F1। हम सारी वैल्यू को रखते हैं, हमें B1 की वैल्यू चाहिए, विथ साइन रखेंगे तो U आपका -30 और ये आ जाएगा माइनस का 20, तो 1/B1 इक्वल टू 1/30। B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस आया है, इसका मतलब ये है इमेज ऑब्जेक्ट साइड में ही बनेगी। ऑब्जेक्ट साइड में इमेज बनेगी तो कुछ डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं अपने। और जो इमेज बनेगी M1 से वही इमेज M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कौन से ऑब्जेक्ट का? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि इसमें रे कन्वर्ज होके I1 तक मिलने की ट्राई कर रहे हैं और I1 इमेज की जो फाइनल इमेज है वो M2 से अगेन S के ऊपर बनेगी, यानी कि यहाँ पे बनेगी। ठीक है, चलो ये डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। चलिए तो अब मिरर M2 के लिए बात करते हैं। x आ गया तो उसके बाद हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के दोनों आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन बात है हमें x पता होना चाहिए। M2 के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो u कितना हो गया इसमें? u इस केस में आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ये इमेज काम करेगी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u पॉजिटिव लिया जाता है। मैंने कल भी बताया था सारे साइन कन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट साइड में नेगेटिव और वर्चुअल ऑब्जेक्ट साइड में फिर पॉजिटिव लेंगे। चलिए u इक्वल टू क्या आ जाएगा?
ये साइन तो प्लस देना है। ये पूरा का पूरा हमें 60 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 30 प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा 60 माइनस 30 माइनस एक्स, फिर ये आ गया प्लस 30 माइनस एक्स, ये यू आ गया। अब बात आती है कि b कितना है, b आपका x है और f कितना है, f आपका जो है ये प्लस का 20 सेंटीमीटर माना जाएगा। अब हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है m2 के लिए, हम इसको सिंबल u2 लिख देते हैं, इसको v2 लिख देते हैं और इसको f2 लिख देते हैं, तो m1 m2 में कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। तो अब मिरर इक्वेशन m2 के लिए अप्लाई करते हैं और सारी वैल्यूज़ रख देंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सॉल्व कर लेंगे, x पता चल जाएगा। जब x पता चल जाएगा तो आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। तो डायरेक्टली आपका दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस 30 प्लस एक्स, और दूसरे पार्ट में ये पूछा है फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंगल रिफ्रैक्शन फ्रॉम m2। मतलब b वाले पार्ट में हमें केवल सिंगल रिफ्रैक्शन लेना है, वो भी m2 से, तो उसके लिए हमें x का मालूम होना जरूरी है। b वाले पार्ट के लिए भी u इक्वल टू माइनस एक्स, f2 गिवन है और b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम लोग जो है ये हमारा रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन जो रिमेनिंग मुझे लग रहे थे ये कर लेने चाहिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कंपटीशन में वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर दिए। अब रिफ्रैक्शन पे आते हैं। चलो अब हम लोग रिफ्रैक्शन को शुरू करेंगे। देखिए रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन जो है रिफ्लेक्शन के अपोजिट मान सकते हैं। ऑप्टिकल फिनोमेना इन विच लाइट रे कम्स बैक इन द सेम मीडियम, वो आपका हो गया रिफ्लेक्शन। और द फिनोमेना इन विच light ray goes into another medium by deviating from its path is called as refraction। मतलब ये है उसी मीडियम में वापस लाइट रे आ जाते हैं कोलाइड करने के बाद मीडियम से, तो वो फिनोमेना रिफ्लेक्शन है। और मीडियम पे गिरने के बाद अगर दूसरे साइड में दूसरे मीडियम में लाइट रे चले जाते हैं तो उसको अपने रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए हमें पहले भी कई बार ये बात हो चुकी है, हम केवल और केवल फार्मूला बेस या मैथमेटिकल केवल जाने की कोशिश करेंगे तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। अपने को रे डायग्राम प्लस मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप करनी है तो ऑप्टिक्स सबसे आसान हो जाता है। सबसे आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैकेनिक्स अपने पढ़ते हैं उसमें हर चैप्टर में नए नए फार्मूले इंट्रोड्यूस होते चले जाते हैं, एडअप होते चले जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स का बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरा रिफ्लेक्शन I इक्वल टू आर से चलता है और पूरा रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ से चलता है। ठीक है, चलिए तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ, द ऑप्टिकल फिनोमेना इन विच लाइट रे गोज इनटू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि एक
मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। जब लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पाथ से हटेगी सेम टाइम में डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो अपने पाथ से डेविएट होगी। तो इसी डेविएशन को, अपने पास से दूसरे मीडियम में डेविएशन को इंक्लूड करते हुए अपना फिनोमेना रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब अपने ये डेविएशन वर्ड भी आगे चल के बहुत कॉमन सा होने वाला है, प्रिज्म में भी पढ़ा होता है अपनों ने थोड़ा बहुत। और डेविएशन आपका हर उस जगह पे यूज हो सकता है जहाँ लाइट रे अपने पाथ से हट जाती है, तो जितना एंगल रोटेट कर जाती है वही डेविएशन है, वो सभी में पॉसिबल है। चलो, हमने ये मीडियम 1 लिया, ये मीडियम 2 लिया, ये इंसिडेंट एंगल आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। हमने टूवर्ड्स नॉर्मल रोटेशन लिया है, किस कंडीशन में लिया है आगे चल के ये सब अभी समझते ही हैं वन बाय वन। इसमें आपका स्पीड v1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। इसमें स्पीड v2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ये आपका फिनोमेना रिफ्रैक्शन है जिसमें दूसरे मीडियम में लाइट रह गई और अपने पाथ से रोटेट कर गई। चलिए, जो हम लोगों ने कन्वेंशन लिया हुआ है वो एक बार मैं यहाँ पे लिख दूँ, यही अपने बार बार शॉर्ट में लिखेंगे। आई आर मतलब इंसिडेंट रे, आर आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे, आई आर मतलब इंसिडेंट रे, आर आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे, और एन हम इसको नॉर्मल। सारी की सारी स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी नॉर्मल से एंगल के टर्म में ही होती हैं ऑप्टिक्स के अंदर। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑब्वियस है, μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्ट में लिख देता हूँ, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, v1 क्या है? स्पीड इन मीडियम 1, और μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। v2 क्या है? स्पीड इन मीडियम 2। चलिए, अब इसमें भी जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, एक ही लॉ होता है, एक ही लॉ के थ्रू हम पूरा का पूरा पढ़ डालेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लॉ है हमारा स्नेल्स लॉ। तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ स्नेल्स लॉ, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं अपने। स्नेल्स लॉ क्या है? हम इधर के एंगल का साइन लेंगे, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इधर के एंगल का साइन लेंगे, इधर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर।
ये आपका एक कंफर्टेबल फॉर्म है याद करने के लिए। और म्यू इक्वल टू हमें मालूम होता है क्या होता है, सी अपान बी। तो इसको भी आगे एडजस्ट कर सकते हैं, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू म्यू टू ओवर म्यू वन। और इन्वर्स रेशियो है स्पीड ऑफ मीडियम में, तो फिर ये आ जाएगा बी वन ओवर बी टू। साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू बी वन बाई बी टू। चलिए, ये स्नेल्स लॉ हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब इस स्नेल्स लॉ को एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा हम जो है देख लेते हैं कैसे करना है, कंडीशन कैसे इसकी वर्क करेंगी, वो वन बाई वन हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं इफ आई इक्वल टू 0, तो आप इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो r इक्वल टू भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर रे, हम इसको चलो मीडियम 1 ले लेते हैं, ये मीडियम 2 ले लेते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर रे अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी, भले ही वो डिफरेंट मीडियम क्यों ना हो। तो पहला ये बात हमें रट लेनी है अब कि जो रे नॉर्मल के अलोंग जाएगी वो अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी, उसमें डेविएशन वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल ट्रांसमिशन है, ये आपका सिंपल ट्रांसमिशन हो जाएगा। चलिए आगे कंडीशन समझते हैं इसमें। इफ μ1 इक्वल टू μ2, देन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर, दैट इज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। इसका मतलब इस कंडीशन में भी अपने पाथ से रे डेविएट नहीं करेगी। ऑब्वियस है, जब मीडियम आपका एक ही रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला नहीं, तो स्पीड चेंज होगी नहीं। स्पीड चेंज होगी नहीं तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होगी दोनों मीडियम में, तो ये अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी। तो ये दो कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है स्नेल्स लॉ में। मैं फिर रिपीट कर दूं, पहले नॉर्मल के अलोंग रे जो भी आएगी वो अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। दूसरा, मीडियम μ1 इक्वल टू μ2 सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, तो उस केस में भी I इक्वल टू आर। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, इसका मतलब मीडियम चेंज नहीं होगा। मतलब रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब मीडियम चेंज होगा। जब मीडियम चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन मीनिंगलेस है, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। चलिए अब रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग वन बाय वन सारी कंडीशन समझेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं कंपटीशन में 70% तक वो रिफ्लेक्शंस होते हैं, 30% तक रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो रिफ्लेक्शन अपने को काफ़ी में समझना पड़ेगा। चलो, तो
refraction from rarer to denser medium. Refraction from rarer to denser medium. अब रेयर टू डेंसर मीडियम की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि स्पीड डेंसर मीडियम में हमेशा कम होती है, और स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्स रिलेशन है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है B2 लेस देन B1 एंड μ2 ग्रेटर देन μ1। अब थोड़ा सा इसमें अपने अच्छे से समझ लेते हैं बातों को। साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। अब हमें ये दिया हुआ है μ2 ग्रेटर देन μ1 है, दैट इज साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, मतलब आई ग्रेटर देन आर। आई ग्रेटर देन आर मतलब ये है रे किधर रोटेट करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। रे किधर रोटेट करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। अब अपने यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन में जो मेन वेरिएबल है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मेन वेरिएबल वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो सारे के सारे रिजल्ट्स फाइनली हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आई के टर्म्स में। चलो इसमें मैंने बोला था एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें आएगा, इसको हमने चलो डेल्टा से डिनोट कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आई, तो ये वाला टोटल एंगल आई, उसमें से आर माइनस हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, और ये आई है, ये टोटल एंगल आई है। और इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने क्या देखा कि मेन वेरिएबल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में ही लिखेंगे। क्या होगा, साइन इनवर्स μ1 अपान μ2 साइन आई। और अगर हम डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ बनाना चाहेंगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ये मैथमेटिकली, तो बताना भी बड़ा मुश्किल सा काम है इसको। चलिए अब इसी तरह से बात करेंगे अपने डेंसर टू रेयर। Refraction from denser to rarer.
फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ओके, हमने पहला मीडियम इसमें डेंसर लेंगे, दूसरा मीडियम रेयर। देखिए, पहला मीडियम हमें डेंसर बोला है, इसका मतलब क्या है, P1 ग्रेटर देन सॉरी, इसका मतलब ये है कि B1 लेस देन B2 होगा। स्पीड कम होती है डेंसर में, और μ1 ग्रेटर देन μ2 होगा। डेंसर टू रेयर की बात अपने कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, μ1 ग्रेटर देन μ2, या स्पीड में बात करेंगे तो B1 लेस देन B2 होगा। चलिए, अब इसमें भी स्नेल्स लॉ से बात करेंगे, तो साइन I ओवर साइन R इक्वल टू हो जाएगा μ2 बाई μ1, और μ1 ग्रेटर देन μ2 है, यहाँ पे μ1 ग्रेटर देन μ2 है, इसलिए साइन R ग्रेटर देन साइन I, मतलब R ग्रेटर देन I। R ग्रेटर देन I तभी पॉसिबल है जब रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल से अवे रोटेट कर जाए। ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम नॉर्मल रोटेट कर जाए। अवे फ्रॉम नॉर्मल रोटेट कर गई है ये, जितना एंगल रोटेट कर जाएगी अपने डायरेक्शन से, उस एंगल को ही अपने क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला एंगल आई, तो ये वाला एंगल भी आई होगा, देखिए ध्यान से, ये आई ही होगा, और ये वाला टोटल एंगल आर है। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर माइनस आई। देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा एंगल आपका आर है, और ये वाला एंगल आई है। तो जितना एंगल अपने पाथ से रोटेट कर गई रे, ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी रे की, रे से जितना रोटेट करेगी एंगल, वही एंगल बोला जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। और इसमें भी मेन वेरिएबल हमारा क्या है, मेन वेरिएबल हमारा आई है, तो आर को भी उठा के हम आई के टर्म में रख देंगे, तो वही आएगा साइन इनवर्स μ1 अपान μ2 साइन आई माइनस आई। ये पहले भी मैंने बता दिया, एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, तो मैथमेटिकली डेविएशन का वेरिएशन अपने आप में जज करना डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके डेविएशन के जजमेंट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे अपने करते हैं, जिसका आगे अभी यूज़ करेंगे। चलिए, अब जो है ये हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दोनों की दोनों बातें अच्छे से सीख लें। और आगे हमें अब ऐसे मीडियम भी आते हैं जिनमें एक मीडियम ना हो के कई मीडियम साथ में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कई बार बाउंड्री पैरेलल होते हैं, कई बार बाउंड्री पैरेलल नहीं होते हैं, कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यू ऊपर तक इंक्रीज करता है मीडियम में, कई बार कंटिन्यू डिक्रीज करता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं सब में आइडिया दे देता हूँ। देखो, अगर हमने एक कंपोजिट मीडियम लिया, कंपोजिट मीडियम जिसमें बाउंड्री पैरेलल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इसका μ1, इसका μ2, इसका μ4 है। चलिए हम यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं। यहाँ एयर है तो μ1 ही लेंगे, बाहर भी एयर है तो μ1 ही लेंगे। अब यहाँ से इंसिडेंट रे हमने डाली, मान लेते हैं I1 एंगल पे, तो ये I2 है, फिर ये भी I2 होगा, फिर ये हम एक काम करते हैं, इसको I ले लेते हैं, तो फिर ये वाला एंगल अपने क्या मानेंगे, I1, ये भी I1 हो गया, और आगे ये I2 और ये भी I2, फर्दर फिर से ये I3, फर्दर फिर ये I4, इस तरीके से चलता जाएगा। तो जब ये पैरेलल बाउंड्री हमें दी हुई है किसी भी कंपोजिट मीडियम के अंदर जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो इसके लिए अपने कैसा करेंगे, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को लेंगे। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया 1 × sin I इक्वल टू, फिर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर नेक्स्ट मीडियम में आ जाओ, इसी तरह से कंटिन्यूएशन में अपने जाते जाएंगे। μ3 sin I3, μ4 sin I4, आगे तक अपने ऐसे इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें ऐसे केस में क्या करना है कि जो भी दो पैरेलल बाउंड्री हैं उन दोनों को आपस में रिलेट करना है, या डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। हमें 1 by 1 फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरीके से रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने जो देखा है वो देखा है पैरेलल, ऐसा कंपोजिट मीडियम दिया हुआ है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है कंटिन्यूएशन में, और बाउंड्री जो है, सेपरेटिंग बाउंड्री जो है, पैरेलल है। अब चलिए एक दो केस ऐसे भी आते जेई में भी आए हुए हैं, एडवांस में तो आते ही आते हैं अक्सर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में आपने क्या करेंगे, देखो। इसमें मान लेते हैं हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, इसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। जैसा हमने अभी पैरेलल स्लिप वाला समझा था ना, तो हमारे लिए आसान पड़ जाएगा। डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, और ऊपर की ओर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। ऊपर की ओर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने का मतलब है कि नॉर्मल की तरफ रे बेंड करती जाएगी। देखिए ध्यान से अच्छी समझिए बात को। ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे लिया, और बेंड होगी, फिर और बेंड होगी, फिर इस तरीके से कुछ रे, मतलब ये जो पाथ आएगा वो आपका कुछ ऐसे इंसिडेंट रे आई कुछ इस तरीके से बनेगा। पैराबोलिक मत बोल दीजिएगा, हाँ कुछ कुछ इस तरीके से पाथ बनेगा। अब ये बात आती है कि इस पाथ के बारे में कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन हमें दिया रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन बाई के अकॉर्डिंग दिया होता है, तो अपने पाथ की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं कि कैसे आएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए ये भी समझ लीजिए। इसमें हमने क्या किया, ऐसे रे जा रही है,
तो कोई भी पोजीशन P ली x, y। अब इस पोजीशन पे हमने टेंजेंट बनाया, इस पोजीशन पे हमने टेंजेंट बनाया जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। तो x एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, इसका मतलब ये है कि अपने को यहाँ पे टेन थीटा पता हो जाएगा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, dy ओवर dx। ये क्या होता है, dy ओवर dx। और दूसरा हम क्या करेंगे, जो भी इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमें गिवन रहता है जनरली। ये मान लो ये एंगल हमें दिया हुआ है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है आई नॉट। और यहाँ पे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए ये थीटा है, नीचे नॉर्मल ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ये 90, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो अपने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हैं, ये पॉइंट P और ये स्टार्टिंग पॉइंट A। तो फिर क्या होगा, म्यू नॉट साइन आई नॉट इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानते हैं इस बाउंड्री पे, तो म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ये आ जाएगा म्यू कॉस थीटा। तो हम इस कंडीशन में क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। दो कंडीशन लगानी रहती है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो ये अपने को दिमाग में रखना है, कई बार क्वेश्चन इसके आए हुए हैं एडवांस में, तो स्पेशली में भी आया हुआ है। तो रिलेट करने का यही तरीका रहेगा, एक बार टेन थीटा dy ओवर dx लिखेंगे और एक बार स्नेल्स लॉ लिखेंगे। ठीक, अब अगर इसमें हम दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, ऊपर जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, ऊपर जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, तब क्या होगा। इसमें भी फिर हम करते हैं पैरेलल, बाउंड्री के कंपोजिट मीडियम में इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसमें घट रहा है, इसका मतलब डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, ये वाला केस बनता जाएगा हर बाउंड्री पे। तो रे हमारी जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब इस केस में क्या होगा, जो रे आपकी फॉल की है, ऐसे फॉल की, वो कुछ कुछ इस तरीके से आगे जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली उसको अपने पैराबोलिक बोल देंगे, जो भी होगा अगर मैथमेटिकल वेरिएशन हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो उसके हिसाब से आंसर देंगे। कुछ ये है कि इस तरह का कर्व पाथ बनाएगी अगर डिक्रीजिंग है तब, और ये इंक्रीजिंग है तो कुछ कुछ कर्व पाथ आपका इस तरीके से बनाएंगे। चलिए, ये इनको हम अच्छे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी अपने करेंगे। चलिए, अब रिफ्रैक्शन के सिंपल जो एप्लीकेशन है, मीडियम का वेरिएशन छोड़ के हम एक यूनिफॉर्म मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन के जो सिंपल एप्लीकेशन है उनकी बात करते हैं। जैसे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, इसके बाद रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व सरफेस मतलब लेंस, वो चीज़ आ जाती है। तो पहला हमारा जो एप्लीकेशन होता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस।
refraction from plane surface. रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। इसमें पहला केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। देखिए, ये हमने प्लेन सरफेस ली, ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेते हैं, और एक ऑब्जेक्ट आपका ओ इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में नीचे रखा हुआ है। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इसकी हाइट HO है और इसको ऊपर से जस्ट अबव देखा जा रहा है। तो जस्ट अबव देखेंगे हम किसी भी चीज़ को, ऐसे प्लेन सरफेस है, जस्ट अबव हम देखेंगे तो या तो ऑलमोस्ट रेज 0 डिग्री पे आएंगे या थोड़ा बहुत स्मॉल एंगल पे आएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इससे बाहर की रेज की बात नहीं करेंगे। तो इसमें नॉर्मल व्यू का मतलब है सामने बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, 0 एंगल के आसपास वाली रेज हमारी आई के अंदर एंटर करेंगे। अब देखिए, तो जो रे नॉर्मल के अलॉन्ग जाएंगी वो सीधी निकल जाएंगी। अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट रे में कोई डेविएशन नहीं होता है, और जो रे स्मॉल एंगल पे जाएंगी वो बाउंड्री पे पड़ने के बाद मीडियम चेंज होगा, और रेयर मीडियम में जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल रोटेट कर जाएंगे। ये एंगल हमने आई लिया और ये एंगल हमने आर लिया हुआ है। ये एंगल हमने आई लिया और ये एंगल हमने आर लिया है। तो ये आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, और इसको बैक साइड में ले लो ऐसे, ये आई लेते हैं, ये आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखेंगे वो पोजीशन हमें वो वाली दिखाई देती है जहाँ से रेस हमें अपनी आँखों के अंदर एंटर करती हुई दिखाई देती है। तो रेस एंटर करती हुई दिखाई देंगी हमें इमेज से, तो एक्चुअल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपको रियल पोजीशन में दिखाई नहीं देगा, ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्टेड दिखाई देगा। जैसा होता है डेली लाइफ में भी, एक कॉइन डाल दीजिए बकेट के अंदर, पानी के अंदर, तो आप देखेंगे कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो हमारी आइज क्या बेसिकली इमेज को देखती हैं रिफ्रैक्शन के बाद, तो इमेज थोड़ा ऊपर बनती है इसलिए अपने को शिफ्टेड दिखाई देता है। तो कितना ऊपर शिफ्टेड दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, वो चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमने ओ लिया, नॉर्मल वाला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है जिस पॉइंट से, वो बी, और स्मॉल एंगल पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है बाउंड्री पे वो पॉइंट, नॉर्मल वाला जो रिफ्रैक्शन है वो ए, और जो स्मॉल एंगल वाला रिफ्रैक्शन हो रहा है वो पॉइंट हमने बाउंड्री पे बी लिया। हमारे पास देखिए लॉ एक ही है, लॉ एक ही है इसमें, उसी को हमें मॉडिफाई करके अप्रोक्सीमेट करके सारी सिचुएशंस में अप्लाई करना है। तो लॉ हमारे पास स्नेल्स लॉ ही है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। अब स्मॉल एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल, for small angle sin I
इक्वल टू आई इक्वल टू 10i लिख सकते हैं हम, और साइन आर इक्वल टू आर इक्वल टू 10r लिख सकते हैं। और जैसा कि हमारी सिचुएशन है गिवन मीडियम और एयर के लिए, उसमें म्यू1 को अपने क्या लेंगे, म्यू, और म्यू2 को क्या लेंगे, 1। तो अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो म्यू1 10i इक्वल टू 10r, म्यू इक्वल टू 10i। 10i की वैल्यू क्या होगी, ए बी अपान 10i की वैल्यू होगी ए बी अपान ए ओ, और 10r की वैल्यू देखिए आप, ए बी आई ट्रायंगल से ए बी अपान ए आई, तो ए बी से ए बी कट गया, तो ए आई इक्वल टू मतलब एपरेंट पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, ए ओ अपान म्यू। ए आई मतलब क्या है, एच आई, और ये क्या है, एच ओ, ठीक। एच ओ क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, या पोजीशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस, और हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस। इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि ऑब्जेक्ट की इमेज ऊपर की ओर शिफ्ट कर गई, और हमें जो रेज आई के अंदर जाएंगी, वो रेज आई के अंदर जाएंगी, वो आई से आती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट ना दिखाई देके हमें इमेज दिखाई देती है। और ये रेज भी एक रे नहीं जाएगी, कोन के फॉर्म में चारों तरफ से रेज जाती हैं, तो आई के अंदर वो रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होते हैं, तो फाइनल परसेप्शन माइंड को मिलता है कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ के ऊपर, आई के ऊपर रखा हुआ है। तो अब आगे इसमें अगर हम शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट क्या होगा, एच ओ 1 माइनस 1 अपान म्यू, और ये किधर होगा, टूवर्ड्स सरफेस। ये भी याद रखने वाली बात है, किधर शिफ्ट हुआ, टूवर्ड्स सरफेस। अब बात आती है, अगर ऑब्जेक्ट में स्पीड आती है तो इमेज में भी आनी चाहिए, हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, और सबका मेजरमेंट हमने कहाँ से किया हुआ है, सरफेस से किया हुआ है। तो जो भी स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी वो भी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस होगी, और जो इमेज की स्पीड होगी वो भी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस होगी। तो हम लोग यहीं डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो एच आई की जगह पे क्या लिख देंगे, बी आई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी ओ, और ये ध्यान रखना है, ये विद रिस्पेक्ट टू सरफेस सारी कैलकुलेशन है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई इसमें। अब दूसरा केस इसका देखते हैं। When object in
रेयर मीडियम। देखिए हम क्या करते हैं, ये डेंसर मीडियम है। यहाँ से अब ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमने एयर में रखा, मतलब रेयर मीडियम में रखा। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा ओ को, ये हमने ए लिया और यहाँ से हम देख रहे हैं, इसमें भी फिर वही काम करना पड़ेगा अपने को। एक रे नॉर्मल के अलॉन्ग रहेंगे, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी, सीधे निकल जाएगी। और एक रे हम लोग स्मॉल एंगल पे लेते हैं, तो ऊपर मीडियम आपका रेयर है, नीचे डेंसर है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल रे बेंड कर जाएगी। ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, और इसको बैक साइड में ले लो, तो ये एंगल आर होगा, तो ये एंगल भी आर होगा। देखिए इसमें टूवर्ड्स नॉर्मल रे बेंड होगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हमने इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया, तो जहाँ पे एक्सटेंड होने के बाद मिलेगी नॉर्मल रे के साथ, वहीं पे अपने को ऑब्जेक्ट की लोकेशन दिखाई देगी। तो रिफ्रैक्शन के बाद बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट ओ नहीं आई दिखाई देगा, तो अपने को आई की पोजीशन निकालनी है। देखो ये एच आई और ये एच ओ, ठीक है। अब बात आती है, हम फिर से इसको निकालेंगे कैसे। तो इसको निकालने के लिए अगेन हम फिर काम वही करेंगे, हमारे पास एक ही लॉ है जिसमें स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में ही हम मॉडिफिकेशंस करके अप्रोक्सीमेशन करके हाइट तक जाएंगे। तो अगेन हम स्नेल्स लॉ पे जाएंगे, तो क्या होगा, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। हमने इसमें एंगल स्मॉल लिए, नॉर्मल इंसिडेंस लेते हैं बिल्कुल सामने का सामने, जिससे कि एंगल आपका 4 to 5 डिग्री से ज़्यादा ना चेंज हो। हम लोग या तो बिल्कुल नॉर्मल वाली रेंज की बात करते हैं या उसके 4 to 5 डिग्री में आसपास की रेंज की बात करते हैं। अब हमने इसमें म्यू वन टेन आई लिख दिया क्योंकि एंगल स्मॉल है, इधर म्यू टू। अब यहाँ से रे आई तो ये एयर हो गया, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। टेन आई को अपने क्या लिखेंगे वो देखिए, टेन आई को लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, और टेन आर को अपने क्या लिखेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई ए आई। तो ए बी से ए बी कट गया, तो ए आई इक्वल टू आ जाएगा म्यू ए ओ, मतलब ये हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन आ जाएगा। एच आई इक्वल टू म्यू एच ओ, एच आई इक्वल टू म्यू एच ओ आ जाएगा। और ये अवे फ्रॉम सरफेस है, अवे फ्रॉम सरफेस है। तो इसमें शिफ्ट की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एच आई माइनस एच ओ, मतलब म्यू माइनस वन इंटू एच ओ, ये आ जाएगा। और अगर हम स्पीड की बात करेंगे, दोनों के स्पीड के रिलेशन की बात करेंगे दोनों के,
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाएगी डिफरेंशिएशन के बाद, यहाँ पर इमेज की आ जाएगी, तो फिर क्या होगी, बी आई इक्वल्स टू म्यू बी ओ, ये आ जाएगी बी आई इक्वल्स टू म्यू बी ओ। और ऑब्वियस है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ये विद रिस्पेक्ट टू सरफेस होती है। अब हमें रट लेना है, ये सिखाना इसलिए ज़रूरी था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा तो अपने को अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। हाइट को कैसे रिलेट करेंगे स्नेल्स लॉ के थ्रू, स्नेल्स लॉ को लेकर, तो वो आपको अप्रोक्सीमेशन अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। अब इसमें हम आगे बात करते हैं ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन की, वो भी प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन में ही आता है। हमने ये देखा कि जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखते हैं और रेयर से देखते हैं, मतलब वाटर में रखा और एयर से देखा, तो ऑब्जेक्ट बाउंड्री की तरफ शिफ्ट करता है और उसकी एपरेंट पोजीशन क्या होती है, एच आई इक्वल टू एच ओ बाई म्यू। अगर हमने एयर में रखा वाटर से देखा तो उसकी एपरेंट पोजीशन क्या होती है, म्यू एच ओ। और ये शिफ्ट किधर होता है, किधर होता है, अवे फ्रॉम बाउंड्री, अवे फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब रेयरर और डेंसर दोनों हम लोगों ने समझ लिए। अब आगे डेरिवेशन करने की इनकी ज़रूरत नहीं है, इस डेरिवेशन के थ्रू आप लोग क्वेश्चंस में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें ग्लास स्लैब का केस। इसमें बस दो बातें होंगी, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो ये हमने ग्लास स्लैब ली, इसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हुआ है, और कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब से स्लैब की साइड में शिफ्ट हो जाता है और ये होता है ओ आई इक्वल टू टी 1-1/म्यू। और इसमें ये समझने वाली बात 100% रहती है, टूवर्ड्स स्लैब। ये किधर शिफ्ट हुआ, टूवर्ड्स स्लैब। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कन्वर्जिंग रेस जहाँ पे मिलने की कोशिश करेंगे वो लोकेशन क्या बोला जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें भी शिफ्टिंग तो उतनी ही होती है, आपका ये इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, बट जो शिफ्टिंग की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम स्लैब होती है। मतलब हमने कन्वर्जिंग रे डाली तो उसमें भी जो शिफ्ट होगा वो शिफ्ट तो आपका वही रहेगा, ओ आई इक्वल टू टी 1-1 और इसमें जो शिफ्ट होता है अवे फ्रॉम स्लैब, ये शिफ्ट होता है अवे फ्रॉम स्लैब। तो ये चीज़ अपने को याद कर लेनी है, जो शिफ्टिंग होती है ग्लास स्लैब से रियल ऑब्जेक्ट के लिए टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कन्वर्जिंग वेव के लिए अवे फ्रॉम ग्लास स्लैब। दोनों की खास बात एक और है कि दोनों में जो शिफ्टिंग है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है। जो शिफ्ट है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ये नेक्स्ट पॉइंट उसमें लिख लेना है, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब is independent from position of object, independent from position of object। चलो ये बात आपने ने क्लियर कर ली। एक दो चीज़ें और इसमें काम की रहते हैं, जैसे कंपोजिट ग्लास स्लैब अगर हम रख देते हैं, देखो हमने 2 से 3 ग्लास स्लैब रख दी मान लो ऐसे, इसका थिकनेस T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1, थिकनेस T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2, थिकनेस T3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 3, और ये ऑब्जेक्ट रखा। मान लो फाइनल इमेज यहाँ पे बनते हैं और ऊपर से अपने नॉर्मल व्यू लेते हैं इसका, तो इसमें जो शिफ्टिंग होगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देते हैं अपने, तो जो टोटल शिफ्ट होगा वो ड्यू टू फर्स्ट स्लैब प्लस ड्यू टू सेकेंड स्लैब प्लस ड्यू टू थर्ड स्लैब, सभी का शिफ्ट हम लोग ऐड कर देंगे। तो टोटल शिफ्ट क्या होगा, टोटल शिफ्ट OI इक्वल्स टू ये हो जाएगा शिफ्ट ड्यू टू फर्स्ट यानी T1 1 माइनस 1/μ1 प्लस T2 1 माइनस 1/μ2 प्लस T3 1 माइनस 1/μ3। ये अपने को टोटल शिफ्ट मिल जाएगा। अगर इसकी जगह पे हमें 2 लिक्विड ऐसे दे रखे हों, 2 या 3 जो भी हैं, मान लो लिक्विड का सिस्टम ऐसा दे रखा हो जिसमें नॉन मिक्सिंग लिक्विड हैं ऐसे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और अपने को ऊपर से नॉर्मल व्यू में बॉटम पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट देखना पड़ जाए, तो सेम कंसेप्ट जैसा अभी हमने पढ़ा है, ये अपना शिफ्ट करेगा, ये अपना शिफ्ट करेगा, और आगे रख देंगे तो अपना अपना इंडिपेंडेंटली शिफ्ट करते हुए चले जाएंगे। मतलब ये है कि इसमें भी अगर हम टोटल शिफ्ट निकालेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट वो रखा और यहाँ से देखने पे ये आई पे दिखता है, तो इसमें भी जो टोटल शिफ्ट होगा OI इक्वल्स टू वो होगा, इसकी हाइट हम H1 ले लेते हैं लिक्विड की, इसकी हाइट हम H2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा H1 1 माइनस 1/μ1 प्लस H2 1 माइनस 1/μ2। तो इस तरीके से ग्लास स्लैब कई रख दी जाए या कई लिक्विड नॉन मिक्सिंग एक वेसल में रख दिए जाएं, तो वो सब मिलके अपना अपना शिफ्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने इस लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन किए थे, अच्छे क्वेश्चन किए थे रिफ्लेक्शन के। इसके बाद रिफ्रैक्शन को समझा था। रिफ्रैक्शन को हमने कैसे समझा था, द ऑप्टिकल फिनोमेना इन विच लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। इसमें मैंने बताया मेन 4 से 5 बातें दिमाग में रखनी है जो अपने को काम आएंगी आगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें एक लॉ एक ही है, स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। दूसरा, जब रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल रे रोटेट करती है, और इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन I-R था। और डेंसर टू रेयर जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल रोटेट करती है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन R-I था। और हमने क्या बताया था, पूरी कहानी घूमती है एक ही वेरिएबल का अराउंड, वो वेरिएबल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो आर को भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म लिख सकते हैं, हमने लिख के भी देखा था, साइन इनवर्स म्यू1 अपान म्यू2 साइन आई। और मैंने ये बोला था मैथमेटिकली इसका ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि एक कंपोजिट फंक्शन बन जाता है आई का। हाँ, प्रैक्टिकल मैनर में इसके ग्राफ बनाए जाते हैं, तो आगे धीरे धीरे हम इस पर कुछ दिमाग लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और लास्ट में हम लोगों ने ये प्लेन सरफेस से शिफ्ट देखा था ऑब्जेक्ट की पोजीशन में। बेसिकली जब भी मीडियम चेंज होता है तो हमारी आई के ऊपर जो रे गिरती हैं वो ऑब्जेक्ट की नहीं गिरती हैं, इमेज से गिरती हैं। तो अपने को इमेज दिखाई देती है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की लोकेशन हमारे लिए मैटर करती है। जहाँ इमेज बनती है वही अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हमने क्या पढ़ा, डेंसर में ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन हो जाती है HO बाई म्यू, इमेज की पोजीशन इस केस में HO बाई म्यू, टुवर्ड्स सरफेस शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स सरफेस शिफ्ट होता है। और स्पीड की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एक दूसरे की, तो BI इक्वल टू BO अपान म्यू। ऐसे ही जब हमने एयर में ऑब्जेक्ट रखा और वाटर से देखा, डेंसर मीडियम से देखता, तो अवे फ्रॉम बाउंड्री, अवे फ्रॉम सरफेस शिफ्टिंग हुई थी। तो इसमें लोकेशन क्या थी, अपरेंट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या लोकेशन ऑफ द इमेज HI इक्वल टू म्यू HO। इसमें शिफ्टिंग आपकी अवे फ्रॉम बाउंड्री, अवे फ्रॉम सरफेस हुई थी। इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस अगर अपने स्पीड का रिलेशन देखेंगे इमेज और ऑब्जेक्ट, तो क्या आया था, BI इक्वल टू म्यू BO। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि अब आगे इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करते जाएंगे और जरूरत होगी अच्छे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे। ग्लास स्लैब से भी हमने अभी समझा कितना शिफ्टिंग होती है। ग्लास स्लैब के सामने अगर हमने रियल ऑब्जेक्ट रखा तो टूवर्ड्स स्लैब शिफ्ट होगा T1 माइनस 1 अपान म्यू, T थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मतलब कन्वर्जिंग रेज है तो शिफ्टिंग अवे फ्रॉम ग्लास स्लैब होगी, और शिफ्टिंग का रिजल्ट वही होता है, वैल्यू वही होती है T1 माइनस 1 अपान म्यू। अगर कई ग्लास स्लैब हमने रख दी कंपोजिट मैनर में, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए सभी अपना अपना शिफ्ट क्रिएट करते हैं इंडिपेंडेंट मैनर में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने में लगाते हैं। ऐसे ही अगर हमने कोई लिक्विड लिया, ऐसा लिक्विड लिया जिसमें 2-3 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स हैं, जिसमें अलग अलग हाइट पे वो अपनी डेंसिटी को मेंटेन रखते हैं, मतलब अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंटेन रखते हैं, तो उनका भी बिहेवियर सेम होगा जैसा कि हम लोगों ने कंपोजिट ग्लास स्लैब में बोला था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन पे पहले प्लेन सरफेसेस के रिफ्रैक्शन पे अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट कर्व सरफेस के रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर